स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को रिवाइज करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार। तो देखिए, कथकली के शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार हैं, एक गोपीनाथ, पद्मनाथ नायर, रमणकुट्टी नायर और कुमारन नायर, कलामंडलम केशवन और कविमंगल चुथुन्नी और कनक रेले। ये किससे हैं? ये सभी कथक से रिलेटेड। और यहाँ पर जो कनक रेले हैं वो मोहिनी अट्टम से भी इनका रिलेटेड हैं। अब देखिए, यही हम बात करते हैं पंकज चढ़दास। तो पंकज चढ़दास का जो संबंध है वो किससे है? ओडिसी डांस से। और यहाँ पर जो ओडिसी डांस है उनमें जो रूट वर्ड है वो क्या है? वो है चरण। ठीक है। अब यही हम बात करते हैं सुंदरा नायर। तो सुंदरा नायर का भी जो संबंध है वो किससे? मोहिनी अट्टम से। अब देखिए, कुचिपुड़ी के एक युगल हैं, एक राजा रेड्डी, एक राधा रेड्डी। इनका संबंध किससे है? वो है कुचिपुड़ी से। अब हम बात करते हैं कथकली में प्रयुक्त भाषा। देखिए, कथकली में जो प्रयुक्त भाषा होती है वो कौन सी है? मणिप्रबलम। कौन सी? मणिप्रबलम। और कथकली कहाँ का डांस है? वो है केरल का। और यहाँ के गीतों का जो पाठ कौन सा है? उनका पाठ है अट्ठा कथा। कौन सा है? अट्ठा कथा। अब देखिए, पद्म भूषण किशोर अमोलकर का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, पद्म विभूषण किशोर अमोलकर का जो संबंध है वो जयपुर अतरौली घराने से है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? अल्लादिया खान। कौन है? अल्लादिया खान। और यहाँ की जो शैली है वो कौन सी शैली है? ख्याल शैली। और यहाँ के जो संगीतकार कौन? ठुमरी और टप्पा। यहाँ के कौन है? ये यहाँ के संगीत हैं। और इनके जो अन्य प्रमुख जो नाम है वो कौन है? केसरबाई केरकर। ये किसका संबंध है? ये किस घराने से है? वो जयपुर अतरौली घराने से है। मल्लिकार्जुन मंसर, ये कहाँ से है? ये भी जयपुर अतरौली घराने से। अश्वनी देशपांडे, ये भी जयपुर अतरौली घराने से हैं। अब यहीं हम बात करते हैं ग्वालियर घराना। तो इमायत का संबंध किस घराने से है? वो है ग्वालियर घराना। और किराना घराना, भीम सिंह जोशी और बड़े गुलाम अली खान, इनका संबंध है पटियाला घराना। अच्छा, अप्पा जलगांवकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, अप्पा जलगांवकर का जो संबंध है वो किससे है? हारमोनियम से है। और हारमोनियम के जो अन्य कलाकार हैं उनको भी हम याद करेंगे, जैसे आर.के. बीजापुरे और सुधीर नायर और संतोष घंटे। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी हारमोनियम से है। अब यही हम बात करते हैं तबला की। तबला के जो अन्य कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? उदय मजूमदार, स्वप्न चौधरी। इनका संबंध किससे है? तबला से है। यही हम शरद की बात करते हैं। तो शरद का कौन सा है? राजीव तारानाथ। और वायलिन के सत्यदेव पवार और बाला भास्कर। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध वायलिन से है। अब देखिए, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? तो देखिए, केर और गरिया कहाँ मनाए जाते हैं? वो मनाए जाते हैं त्रिपुरा में। अब देखिए, त्रिपुरा के और कौन कौन से त्यौहार हैं उनको भी हम देखें। एक है बिजू त्यौहार, अशोकाष्टमी, खारची पूजा और पीलक त्यौहार। ये सभी किसके हैं? ये सभी त्रिपुरा के त्यौहार हैं। अब यही हम बात करते हैं मणिपुर के त्यौहार। देखिए, मणिपुर का योशांग, लाई हरोबा और लुई नगाई, ये सभी किसके हैं? ये सभी मणिपुर के त्यौहार हैं। अब हम झारखंड की बात करते हैं। रोहिणी और सोहराय। रोहिणी और सोहराय कहाँ के हैं? झारखंड के। उड़ीसा के कौन से? रजपर्व और नुआखाई, ये किसके हैं? ये हैं ओडिशा के। अब यही हम बात करते हैं 37वां जो नेशनल गेम है वो कहाँ होने वाला है? तो देखिए, 37वां जो नेशनल गेम है वो गोवा में होने वाला है, जो कि अक्टूबर 2023 में होगा। जो इसका जो उद्घाटन था वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जो 37 नेशनल गेम है जो उसका मास्कॉट है वो क्या है? मोगा। और इनका जो मोटो है वो क्या है? गेट सेट गो। अब यही हम बात करते हैं जो 2 गेम है वो एक साइकिलिंग और गोल्फ, ये गोवा से हटके होंगे। वो कहाँ होने वाले हैं? वो नई दिल्ली में होंगे। अब देखिए, जो 37वां नेशनल गेम है यहाँ पर विनर कौन कौन रहा? तो यहाँ पर जो पहली पोजीशन रही वो किसकी रही? पहली पोजीशन रही महाराष्ट्र की, जिसमें उसने 80 गोल्ड जीते। सेकंड पोजीशन सर्विसेज की रही, जिसमें उसने 66 गोल्ड जीते। यहीं पर इसकी जो थर्ड पोजीशन रही वो किसकी थी? हरियाणा की थर्ड पोजीशन, कितने? 62 गोल्ड के साथ। अब यही हम बात करते हैं जो नेशनल गेम है। तो पहले नेशनल गेम कहाँ हुए थे? तो पहले नेशनल गेम हुए थे 1924 में लाहौर में हुए थे। और सबसे पहले आधुनिक नेशनल गेम, मतलब जो आधुनिक नेशनल गेम हुए थे वो 1985 में कहाँ हुए? नई दिल्ली में। अगले नेशनल गेम कहाँ होने वाले हैं? तो अगले नेशनल गेम 2025 में उत्तराखंड में होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरा भारत का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देखिए ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड है? तो ग्रैंड मास्टर होते हैं शतरंज से रिलेटेड। अब देखिए ग्रैंड मास्टर के जो पहले कौन थे? पहले थे विश्वनाथ आनंद, जो इनकी एक बुक भी है, वो बुक कौन सी है? माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथ, जो कि ग्रैंड मास्टर के पहले, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, अब यहीं हम बात करते हैं सेकंड कौन से थे? सेकंड थे दिव्येंदु बउआ। कौन से? दिव्येंदु बउआ। और तीसरे कौन से? प्रवीण थिप्से कौन है? थर्ड है। अब यही हम बात करते हैं ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसको द्वारा दी जाती है? तो देखिए जो ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो FIDE के द्वारा दी जाती है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। और यहीं जो 20 जुलाई है उसी को हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी मनाए जाते हैं। अब जो FIDE है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है लुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब यहीं हम बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी हॉकी कंपटीशन वो अवार्ड कौन सा है? वो है बैटन कप। किससे है? वो 1895 में स्टार्ट हुआ था। हॉकी का मैच होता है वो कितने मिनट का होता है? जो हॉकी का मैच होता है वो 60 मिनट का होता है। अब यही हम बात करते हैं इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में हुई थी और 2008 में इसको भंग कर दिया गया था। इसके द्वारा हॉकी इंडिया की स्थापना हुई। 20 मई 2009 को बना दिया गया। और हॉकी टीम के कोच कौन है? हॉकी टीम के जो कोच हैं वो कौन है? फ्रैंक फुलन। कौन है? फ्रैंक फुलन। इंडियन हॉकी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? दिलीप तुर्की। कौन है? दिलीप तुर्की। अच्छा, यहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहीं हम बात करते हैं बुक्स और उनके ऑथर। जो 7 समर है और वो किसकी बुक है? वो पुस्तक है मुल्कराज आनंद की। इनकी जो मुल्कराज आनंद है, इनकी अन्य पुस्तक कौन कौन सी है? इनकी अन्य पुस्तक हैं कुली, अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द विलेज एंड द बिग हर्ट। ये सभी किसकी पुस्तक हैं? ये सभी पुस्तक मुल्कराज आनंद की हैं। यही हम बात करते हैं वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर किसकी है? वो है अरविंद अडेगा की। अ स्वीटेबल बॉय ये किसकी? विक्रम सेठ की है। द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये है किरण देसाई की। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। तो देखिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एनुअल ग्रोथ रेट किसकी है? इंडिया की कितनी है? वो है 1.64। अब देखिए सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूटी कौन सा है? वो है दिल्ली। अच्छा, सबसे कम आबादी वाला स्टेट और यूटी भी देखेंगे, जिसमें स्टेट है सिक्किम और यूटी कौन सा? लक्षद्वीप। अब हम देखेंगे हाईएस्ट ग्रोथ रेट वो किसकी है? मेघालय की। कितनी है? 27.9%। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत आता है और वह कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है? तो वो कौन सा है? वो है उत्तराखंड, जिसको उसने अभी लागू कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो DPSP है, DPSP को भी हम डॉक्यूमेंट ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन से भी जानते हैं। वो किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 38 के अंदर है। अब यहीं हम बात करते हैं मनरेगा है। जो मनरेगा किस अनुच्छेद के अंदर है? तो वो है आर्टिकल 43। अब यहीं हम बात करते हैं मनरेगा। तो मनरेगा सबसे पहले कब आया था? तो ये सबसे पहले नरेगा एक्ट आया था 2005 में और ये लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। जो इसका नाम बदल गया था वो इसका नया नाम MN नरेगा रख दिया था, जो 2 अक्टूबर 2009 को रख दिया गया। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 5 किलोमीटर के अंदर ही काम मिलेगा। जो इसका जो न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 के तहत वेतन मिलता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मजदूरी वाला राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा, 357 रुपये। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम यहीं पर किसके अंदर होता है? वो होता है मनरेगा के अंदर ही होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ जोशी मठ, शारदा पीठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ। अब देखिए जोशी मठ कहाँ पर है? वो है बद्रीनाथ में। वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब यही बात करते हैं शारदा पीठ जो द्वारका में है, जो कहाँ है? गुजरात में। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में। श्रृंगेरी मठ मैसूर दक्षिण भारत में। अब यही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाउंडर ऑफ आजीविका। आजीविका के स्थापक कौन है? वो कौन थे? मक्खिल गोस्वाल। कौन थे? मक्खिल गोस्वाल। और देखिए मत, इसमें इसी के अंदर एक भाग्यवाद का मत है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं शून्यवाद। शून्यवाद किसके द्वारा है? नागार्जुन के द्वारा। वीरशैव किसने किया था? वो बसव ने किया था। इसी को हम लिंगायत के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, पशुपति लकुलीश और जैन मत भद्रबाहु के द्वारा स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं महावीर। देखिए महावीर का संबंध किससे है? तो महावीर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है और इन्होंने 30 वर्ष की एज में अपना घर छोड़ा, 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और इनको 42 वर्ष की अवधि पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी? जिम्बिक ग्राम में, जो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अब देखिए जो महावीर हैं, महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। अब देखिए महावीर किस वंश के थे? महावीर इच्छावासु वंश के रिलेटेड थे। अब देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब होता है? 540 में कुंडलीग्राम वैशाली में हुआ और इनकी जो मृत्यु है पावापुरी जो कि पटना में है। अब देखिए जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? टोटल इनके 24 तीर्थकर थे, जिसमें 24वें कौन थे? महावीर स्वामी से, जिनकी 5 शिक्षाएं थी। कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, आचौर्य, इसको हम अस्तेय नाम से भी जानते हैं, और एक उपरिग्रह, धन संचय न करना, मन को धन को इकट्ठा न करना, और 5वां कौन था? ब्रह्मचर्य। जो 5वां था वो किसने दिया था? एम स्वामी जी ने दिया था। और जो शुरुआत के 4 थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे पहले। अच्छा, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए जिन शब्द का अर्थ है विजेता, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, जिसे हम जिन नाम से जानते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे अपना इंडिया है तो इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखिए तो सेंट्रल इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रल इंडिया में विंध्याचल रेंज पाई जाती हैं। अब हम तमिलनाडु में बात करेंगे तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली कहाँ पाई जाती है? अरावली राजस्थान में पाई जाती है और ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब देखिए झारखंड में राजमहल कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ियाँ वो झारखंड में पाई जाती हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो एक बालघाट और सतमाला, ये कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अब देखिए गुजरात में कौन सी पाई जाती है? तो गुजरात में मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती हैं। अब देखिए उड़ीसा में गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वो उड़ीसा में पाई जाती है। और तमिलनाडु में सेवसॉय की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ बेलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिवर तापी फ्लो होती है रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो होती है? वो होती है तापी। अब देखिए तापी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मुल्ताई एमपी से होता है। और इसको जो कहाँ कहाँ बहती है ये? तो देखिए ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अब देखिए जो तापी रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो पूर्णा है, जिसे हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं, मोना, औरावती, अनूर, बाघूर, बोरा और मिंथोला, ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सभी तापी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब देखिए बाकी सभी रिवर की तरफ फ्लो होती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा और तापी, जो कि कहाँ जाके गिरती हैं? वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली और कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही, ये सभी कहाँ जाके गिरती हैं? ये सभी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब हम बात करते हैं दामोदर। जो दामोदर रिवर है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अब देखिए जो इसी को हम किसके बायोटिक डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर पॉल्यूशन की वजह से इसे हम बायोटिक डेजर्ट भी कहते हैं। अब देखिए दामोदर रिवर को ही हम बंगाल का शोक नाम से भी जानते हैं। और जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ से इसका ओरिजिन है? छोटा नागपुर पहाड़ से। अब देखिए जो दामोदर रिवर है वो कहाँ कहाँ बहती है? एक वेस्ट बंगाल और झारखंड में बहती है। अब देखिए जो कलकत्ता बंदरगाह है वो है तो दामोदर रिवर पे, परंतु हम बोल क्या देते हैं? हम बोलते हैं वो एक्चुअली में है किस पे? हुगली रिवर पे है, कृष्णा रिवर। देखिए कृष्णा जो रिवर है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, जो कि 1401 किलोमीटर बहती है। और देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? वो है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। अब देखिए जो कृष्णा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। और जो इसके प्रवाह क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ बहती है? वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन सभी राज्यों से होते हुए कृष्णा रिवर फ्लो होती है। अब यहीं बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? थाल प्रवाह और माल प्रवाह, ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये हमारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। भीमा, डान और तुंगभद्रा, ये सभी हमारी
कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। अब देखिए ओम, जोग और तेल किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम, जोग और तेल ये हमारी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कावेरी रिवर। तो देखिए कावेरी रिवर का जो उद्गम है वो हमारा ब्रह्मागिरी कर्नाटक से होता है, और जो ये कहाँ बहती है, ये हमारी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में बहती है। ठीक है, कावेरी रिवर को हम तमिल भाषा में पोन्नी नाम से भी जानते हैं। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, अकरावती, स्वर्णवती और लोकपावनी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए इन सभीयों के बीच जहाँ जहाँ कावेरी रिवर बहती है उन्हीं के बीच में क्या है कि एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है। मतलब पानी को लेकर आपसी झगड़ा जो होता है वो एक रिवर डिस्प्यूट एक्ट बना था, वो 1956 में आया था, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के बीच में है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने कब अडॉप्ट की थी? वो 1951 में अडॉप्ट की थी। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव थे, और जो वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह थे, और जो गवर्नर एस वेंकटरमन थे। अच्छा, हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसमें हमने एलपीजी शामिल किया था। एलपीजी पॉलिसी हम उसी समय लेके आए थे, जिसमें एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए जो लिबरलाइजेशन था उसमें पहले 18 उद्योग थे जिनके लिए हमें लाइसेंस चाहिए था, परंतु एट प्रेजेंट में उसमें 5 उद्योग के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, जिसमें शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, विस्फोटक और खतरनाक रसायन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी? तो इंडिया की जो पहली इंडस्ट्री पॉलिसी मार्च 1948 में आई थी, स्थापना है, और इसके जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, सेकंड औद्योगिक नीति कब आई थी? 1956 में आई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी, जिसको हमने वर्ग को, उद्योगों को 3 वर्ग में विभाजित किया था। और ये तीसरी कब आई थी? 1997 में, चौथी 1980 में, पाँचवीं 1990 में, छठी 1991 में आई थी। इसी के तहत हमने एलपीजी नीति को भी लेके आए थे। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाशिंग सोडा। जो वाशिंग सोडा है वो किस पर काम करता है? तो देखिए वाशिंग सोडा क्या होता है, जैसे कपड़ा हम मशीन में डालते हैं तो जो कपड़ों के अंदर जो दाग होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल पर काम करता है। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है कि जब हम सॉलिड कोई पदार्थ को डायरेक्ट गैस में परिवर्तन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं केमिकल नेम। अब देखिए जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जो कि सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, वॉशिंग पाउडर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आपको ये याद रखने होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, ये किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। अच्छा, CaSO4.2H2O, ये किसका फॉर्मूला है? ये है जिप्सम का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आर्टिफिशियल रेत होती है उसमें हम किसको यूज़ करते हैं? तो उसमें हम सिल्वर आयोडाइड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम पूछ लेगा, आपसे पूछता है फोटोग्राफी में किसे यूज़ किया जाता है, किस केमिकल को? तो AgBr को हम किस में यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। अब देखिए प्लेग होता है वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। जो एड्स होता है वो वायरस की वजह से होता है। बाल्टनेस जो गंजापन होता है वो किसकी होता है? फंगस की वजह से होता है। और जो मलेरिया होता है वो किसी वजह से होता है? वो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अच्छा, वायरल डिसीज़ कौन सी है? मीजल्स, पोलियो और रेबीज, ये सभी कैसी हैं? ये सभी वायरल डिसीज़ हैं। अच्छा, जो रेबीज है वो रेब्डो वायरस से होता है, बंदर या कुत्ता के काटने से होता है। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरिया से होता है, वो बैक्टीरिया कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट गेस्ट हाउस खोलने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? वो है महाराष्ट्र ने की है। और जो यहीं पर महाराष्ट्र में ही 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है? वो भी हमारा नासिक में हुआ था। और CM क्योश्री योजना ये कहाँ की है? ये है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन के द्वारा 2024 के लिए जीता है। अच्छा, कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें
रणजी ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो देखिए पहली बात तो रणजी ट्रॉफी होती है वो किससे रिलेटेड है? वो है क्रिकेट से रिलेटेड है। और जो इसको सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला है वो कौन सा है? मुंबई। और हाल ही में 2024 का टाइटल वो जीता है, वो किसने जीता है? वो भी मुंबई ने जीता है। अच्छा, जो मुंबई का जो प्लेयर ऑफ सीरीज़ कौन है? वो तनुष है, जो कि मुंबई से आते हैं। सबसे ज़्यादा रन मारने वाले कौन है? वो रिंकी है, आंध्र प्रदेश के। सबसे ज़्यादा विकेट साई किशोर। अच्छा, रणजी ट्रॉफी में कुल टीमें 32 टीम होती है। रणजी ट्रॉफी पहली बार 1934-1935 में हुई थी। उस समय जो विजेता मुंबई टीम थी। अच्छा, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन वो कौन है? वसीम जाफर, 12,008 रन है। और सबसे ज़्यादा विकेट राजेंद्र गोयल, जिनकी 600 प्लस विकेट है। अच्छा, 3D प्रिंटिंग मॉस्क्यू कहाँ खोली गई है? तो 3D प्रिंटिंग मॉस्क्यू कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। यहीं पर फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। अच्छा, नई दिल्ली पुस्तक मेला में, नई दिल्ली जो पुस्तक मेला अभी नई दिल्ली में हुआ है, इसमें सबसे सम्मानित देश कौन सा है? वो है सऊदी अरेब। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल है वो कहाँ पर है? वो सिद्धिपीठ तेलंगाना में खोला गया है, जहाँ पर शंकर, गणेश और पार्वती की पूजा होती है। यूएई में पहला हिंदू मंदिर जो अभी हाल ही में मोदी जी गए थे वहाँ पर, उन्होंने उनका उद्घाटन किया है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है, न्यूज़ चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती, जो प्रसार भारती के न्यूज़ चेयरमैन है वो कौन है? नवनीत कुमार। और प्रसार भारती एक्ट कब आया था? 1997 में आया था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, और ये किसके अंदर आता है? ये ट्राई के अंदर आता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो 8 जून 1936 में हुई थी। ये शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता था, परंतु 4 साल बाद इसका हमने मिनिस्ट्री चेंज कर दी थी। हाल ही में अब ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी की PDF हम वहां पर अपलोड कर देते हैं। थैंक यू।